जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में सेना को एक घर में 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। घर में छुपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सभी आतंकी मारे गए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कल से हमारा ऑपरेशन फिर से यहाँ लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अभी तक हमें कामयाबी एक मिली है। 1 मिलिटेंट अभी तक मारा गया है, तो ऑपरेशन अभी जारी है। खुफिया एजेंसियों ने 30 अक्टूबर को हथियार से लैस आतंकियों के भारतीय सीमा में दाखिल होने का अलर्ट जारी किया। 13 नवंबर से सेना और पुलिस ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 17 नवंबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 41 राष्ट्रीय राइफल्स के सीईओ कर्नल संतोष महादिक शहीद हो गए। कुपवाड़ा में ही कल आतंकियों की फायरिंग में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 जवान घायल हुए। राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में आज बड़ा हादसा हुआ। श्रद्धालुओं को कटरा से माता रानी के दर्शन के लिए ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में महिला पायलट और 6 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में सभी के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद आग लग गई और हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जमीन पर गिर गया। बेहद दुखद घटना है ये, और जो रिपोर्ट्स हमें मिली है उसके मुताबिक 7 लोगों की जान मौके पर चली गई है, और अभी तक की जो खबर है वो यही है। वैष्णो देवी के लिए कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सर्विस है। श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए 2 निजी कंपनियों की हेलीकॉप्टर सेवा है। क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर हिमालयन हेली सर्विसेज कंपनी का था। हेलीकॉप्टर के जरिए कटरा से सांझी छत की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। एक बार में हेलीकॉप्टर में 6 लोग बैठ सकते हैं। इसका किराया करीब 1500 रुपए है। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 2 लोग दिल्ली और 4 लोग जम्मू के रहने वाले हैं, जबकि हेलीकॉप्टर की पायलट सुमिता विजयन हैदराबाद की थी। लालू से गले मिलने पर सवालों में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। नीतीश के शपथ ग्रहण में लालू यादव से गले मिलने के मुद्दे पर विरोध की आशंका देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी। मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने, और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के, हमने गठबंधन नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। एएपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाहर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बोर्ड लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या पार्टी के मेंबर एनसी के सदस्य हैं? हम पार्टी के आंदोलनकारियों साथी हैं जो हर बार डंडे खाए अरविंद के साथ। इस इंसान ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी। ये लालू जैसे लोगों का सरपरस्त बन चुका है। बैठक से पहले पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने भी केजरीवाल पर मनमाने ढंग से पार्टी चलाने का आरोप लगाया। शांति भूषण के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने एएपी को खाप पंचायत बना दिया है। शांति भूषण ने केजरीवाल पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाहर बाउंसर की तैनाती का भी आरोप लगाते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। लालू केजरीवाल मुलाकात से नाराज बिहार के एएपी के नेता रत्नेश चौधरी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली बीजेपी ने भी लालू और केजरीवाल की मुलाकात पर पोस्टर जारी किए हैं। पोस्टर में लिखा है, अन्ना कल की बात है और आज लालू जी का साथ है। आम आदमी पार्टी की विधायक सरिता सिंह पर पुलिस के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। दिल्ली के रोहताश नगर से एएपी विधायक सरिता सिंह के खिलाफ भजनपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है। सरिता सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले को धमकाने का आरोप है। सरिता सिंह ने पुलिस के आरोपों को झूठ बताते हुए थाने में शिकायत की है। I'll file a case। और जो 24 सेकंड का वीडियो जो पुलिस ने रिलीज किया है, जो पुलिस ने मीडिया को दिया हो, व्हाटएवर इज द थिंग, वो 24 सेकंड के वीडियो के अलावा वाला वीडियो कहाँ है? सत्ता की धौंस जमाना, अपना जिस तरह से दादागिरी करना, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करना, ये कोई नई बात नहीं है दिल्ली के अंदर। आरोपों के मुताबिक विधायक सरिता सिंह एक शादी में शामिल होने भजनपुरा पहुंची थी। सरिता सिंह की गाड़ी दिल्ली पुलिस के एएसआई की बाइक से टकरा गई। इसे लेकर सरिता सिंह के ड्राइवर और एएसआई के बीच झड़प शुरू हुई। सरिता सिंह ने एएसआई के साथ बदसलूकी की और देख लेने की धमकी भी दी।
आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने जल्द राम मंदिर बनाने की बात कही। बीजेपी नेता विनय कटियार ने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही राम मंदिर बनेगा। सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर बनाने का काम प्रारंभ कर पाएंगे। मुझे लगता है कभी तो 1.5 साल हुआ है सरकार को बने हुए, आगे देखिए क्या होता है और इसी सरकार में राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कल राम मंदिर बनाकर वीएचपी नेता अशोक सिंघल का सपना पूरा करने की बात कही थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित ढांचे को राम जन्मभूमि माना था। लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बीजेपी नेता अशोक सिंघल ने 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद कहा था कि ये मात्र मंदिर का नहीं, हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यूपी के सहारनपुर में गन्ना किसानों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। यूपी के सहारनपुर जिले में राहुल गांधी ने करीब 6 किलोमीटर पैदल यात्रा की। गन्ना किसानों की बदहाली के लिए केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब हम आज कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो लोग हंसते हैं, जैसे आप अभी हंसे। पूरा हिंदुस्तान हंसता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को और चीफ मिनिस्टर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसान की वो मदद करें। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने राहुल के दौरे पर निशाना साधा। खासा मुल्क और जहाजों में रहते हैं, कुछ कदम पैदल चल लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी समय वॉक हो जाए तो वॉक के लिए आए, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए। राहुल के किसान मार्च को यूपी में कांग्रेस के मिशन 2017 की शुरुआत माना जा रहा है। कांग्रेस ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर अकेले चुनाव में उतर सकती है। बीजेपी ने राहुल गांधी के मंच पर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित भाषण देने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद की मौजूदगी पर सवाल उठाए। खुद को राजनीतिक औजार बताने वाले बयान पर बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर चौतरफा हमला किया है। कांग्रेस ने जवाब दिया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के सभी आरोपों को नाटक बताया। देखिए, आज तक उसने जो हासिल किया है वो राजनीति की बदौलत ही हासिल किया है। वो राजनीति का पुर्जा ही है। रॉबर्ट वाड्रा जी का जो बौखलाहट है वो हम देख पा रहे हैं। अगर वो सच्चाई के राह पे हैं तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया नेहरू गांधी परिवार से जुड़े होने की वजह से बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। उनका संबंध नेहरू गांधी परिवार से है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार उनको गलत तरीके से तंग कर रही है, ये सारे लोग जानते हैं। कल रॉबर्ट ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि बीजेपी राजनीतिक औजार के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रही है। 17 नवंबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा बयान दिया था। खट्टर ने आरोप लगाया था कि वाड्रा पर करोड़ों के जमीन घोटाले का आरोप है। खट्टर ने कहा था, ढींगरा आयोग जांच कर रहा है, रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे। जमीन सौदों की जांच कर रहा ढींगरा आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। भारत में जम्मू कश्मीर के बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस ने पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस ने पश्चिम बंगाल में भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। बांग्ला में ऑडियो मैसेज जारी कर मुस्लिम युवाओं से आईएसआईएस ज्वाइन करने की अपील की गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी इंटरनेट पर आईएसआईएस की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है। My worry with all development of internet technology, use them properly. You take example of your terrorist organization. They use internet to ensure a lot of recruitment and support. गृह मंत्रालय भी अलर्ट जारी कर पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आईएसआईएस के खतरे की एडवाइजरी जारी कर चुका है।
खुफिया एजेंसियों ने भारत में 150 से ज्यादा युवाओं को आईएसआईएस से प्रभावित बताया है। आईएसआईएस अपनी मैगजीन में ट्यूनीशिया से लेकर बांग्लादेश तक अपनी मौजूदगी का दावा कर चुका है। आईएसआईएस ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सेक्युलर ब्लॉगरों की हत्या को अपनी मौजूदगी का सबूत बताया। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन अल-कायदा भी भारत पर हमले की फिराक में है। मलेशिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर पहुंच गए। साझा बयान में पीएम मोदी ने भारत मलेशिया के बीच सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। मलेशिया के पीएम ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के समर्थन का भरोसा दिया। नजीब रजाक ने पीएम मोदी को मैन ऑफ एक्शन बताया। पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में लिटिल इंडिया नाम से मशहूर इलाके में एक तोरण द्वार का उद्घाटन किया। दोनों देशों की महान संस्कृति की तारीफ भी की। इस पत्थर का एक एक इंच पुर्जा हमारी सांस्कृतिक विरासत का संदेश देता है, हमें एक नई प्रेरणा और ताकत देता है। भारत मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों को आगे बढ़ाने और SU-30 फोरम का गठन करने की घोषणा हुई। भारत और मलेशिया ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीक और अनुभव साझा करने के लिए भी समझौते किए। दूसरा समझौता सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर हुआ। गवर्नेंस व सुधार के लिए दोनों देशों के बीच एक दूसरे से अनुभव साझा करने पर भी सहमति बनी। सिंगापुर में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकता है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। For the year 2013, the winner is Sudhir Chaudhary from Z News. आज दिल्ली में पत्रकारिता के सबसे बड़े सम्मान 8वें रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिए गए। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को हिंदी जर्नलिज्म फॉर द ईयर के रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुधीर चौधरी को सम्मानित किया। जी मीडिया को 3 रामनाथ गोयनका अवार्ड्स मिले। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए SIT टीम के रमन कृपाल को सम्मानित किया गया, जबकि इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के शरद व्यास को यह सम्मान मिला। पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि और खबरों के लिए हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। साल 2013-14 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इस बार पुरस्कार दिए गए। 2013 के लिए 29, जबकि 2014 के लिए 27 लोगों को चुना गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 15 कैटेगरीज में विजेताओं का चयन किया जाता है। प्रतिष्ठित गोयनका अवार्ड के लिए विजेताओं का चयन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BN कृष्णा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय समिति ने किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दोनों बेटों ने आज अपनी कुर्सी संभाल ली। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का पद संभाला। तेजस्वी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने और सभी के साथ न्याय का भरोसा दिया। हम सभी लोगों को, पूरे बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि ईमानदारी से, और ये तमाम अधिकारियों को भी हम निर्देश देने का काम करेंगे कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए। कांग्रेस कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री बने अशोक चौधरी ने भी आज अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। लालू यादव के दोनों बेटे पहली बार विधानसभा में चुनकर आए हैं। लालू यादव के दोनों बेटों के पास कुल मिलाकर 6 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। छोटे बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद के साथ सड़क निर्माण, भवन और पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्रालय का प्रभार मिला है। बेटे तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य, लघु सिंचाई और वन्य पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। नीतीश सरकार में मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने अगले साल 5 मार्च तक बिहार में शराब पर पाबंदी लगाए जाने के संकेत दिए। अमेरिका के टेक्सास में 50 साल पुरानी एक इमारत सिर्फ 5 सेकंड में जमींदोज हो गई। रविवार सुबह टेक्सास में पलक झपकते करीब 10 मंजिला इमारत मिट्टी में मिल गई। विशेषज्ञों की टीम ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए इस बिल्डिंग को गिराया। इमारत गिरते ही पूरा आसमान धूल से भर गया। जिस बिल्डिंग को गिराया गया वो सेंट पॉल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल था। सेंट पॉल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का निर्माण 1963 में किया गया था। 1985 में सेंट पॉल हॉस्पिटल में ही पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। अस्पताल की मरम्मत पर ज्यादा खर्च आने की वजह से बिल्डिंग को गिराने का फैसला किया गया।